नमस्कार दोस्तों, आने वाले 7 जुलाई के सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक सीटीपी की मैराथन ले रहे हैं। ये मैराथन मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में एक रामबाण के रूप में साबित होगी अगर आप इसको देख लेते हैं तो। 3 यूनिट हैं इसमें पहली यूनिट है सीटीपी की, इसका चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं थोड़ा जूम करके पढ़ाऊँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप बाद में मैं एक पेज को रोकूँगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैप्टर का नाम है पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास। तो देखिए, विकास और वृद्धि में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। विकास का मतलब होता है निर्भरता से स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता की ओर जाना, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। मतलब जब आप निर्भर होते हैं किसी पर, वहाँ से लेकर के अपने आप को फ्री करने की जो यात्रा है, मार्ग है, उसको विकास बोलेंगे। ये विकास गर्भ से कब तक होता है? जब से आप जन्म हो लेते हैं तब से पैदा मरने दिन तक, यानी वॉर्म टू टॉम, मरने जन्म से लेने से लेके मरते दिन तक आपका विकास आपका साथ देता है। ये प्रगतिशील होता है, बहुआयामी यानी कई तरीके का होता है, क्रमिक होता है। ठीक है, विकास परिवर्तनशील है, बदलता है, लेकिन कभी वापस नहीं आ सकता। मतलब आप छोटे से बड़े हो सकते हैं पर बड़े से छोटे नहीं हो सकते, रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो इसको हम पॉप करके पढ़ सकते हैं। पी से प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, ओ से ऑर्डरली यानी क्रमिक, और पी से प्रेडिक्टेबल यानी नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। इस पर संस्कृति और इतिहास का प्रभाव पड़ता है। और यह प्रतिवर्ती होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो वृद्धि में विकास आता है, मतलब विकास में वृद्धि आता है, सॉरी, न कि वृद्धि में विकास। मतलब विकास एक बड़ा हिस्सा है अगर वेन डायग्राम के हिसाब से देखें तो, और वृद्धि उसके अंदर आता है। तो विकास एक बहुआयामी है, और जो वृद्धि है वो सिर्फ शारीरिक ग्रोथ की बात है। मतलब अगर आप आज 4 फीट के हैं, कल आप 5 फीट के हो जाएं, ठीक है, तो वो वृद्धि है। लेकिन क्या वो विकास है? नहीं, वो विकास का एक आयाम है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से तो वृद्धि विकास का अंग है, लेकिन विकास वृद्धि ही नहीं है। ठीक है, तो जो वृद्धि है, परिपक्वता है, अधिगम है, ये सब विकास के अंदर ही आता है। ये अगर हम वृद्धि को देखें तो शरीर के जो मात्रात्मक पहलुओं में होने वाला परिवर्तन है, जो हम नाप सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है, क्वांटिटी, जैसे परिवर्तन जिन्हें नापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई है, वजन है, आकार है, इन सब को। ठीक है, ये आजीवन नहीं चलता, एक समय के बाद में, एक परिपक्वता आने के बाद में, इसे कहते हैं ना कि अब इतने के बाद आप नहीं बढ़ोगे, तो एक परिपक्वता आने के बाद में इसकी में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वृद्धि और विकास, अच्छा, परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी क्या है? समय के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना, आनुवंशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया, और पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता। अगर अभी की बात को हम समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं, वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है और विकास एक गुणात्मक पहलू है। वृद्धि में हम किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, इन सब को नाप सकते हैं, लेकिन विकास का हम ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं, सर्वेक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन नाप नहीं सकते। यानी वृद्धि मापा जा सकता है पर विकास सिर्फ सर्वेक्षित किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। दूसरी बात, विकास में वृद्धि आता है, ना कि वृद्धि में। और विकास परिवर्तनशील है, बदल सकता है, लेकिन वापस नहीं आ सकता। अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि विकास बहुआयामी है, कि विकास से कई आयाम हैं। तो अगर एग्ज़ाम पूछता है विकास से कितने आयाम हैं, तो आप आंसर देंगे 3, लेकिन होते 4 हैं। एक शारीरिक, फिजिकल, संज्ञानात्मक या मानसिक, आपका कॉग्निटिव, सामाजिक, सोशल, और सामवेगिक, इमोशनल। देखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट पहला है। ये आपका जो विकास है उसके आयाम जो हैं, जो पहलू हैं, उसमें 3 से 4 होते हैं। उसकी एक ट्रिक है PCSE करके। तो खैर, पी से होता है फिजिकल यानी मोटर, यानी जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो इसमें भी 2 होती हैं। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। तो फिज़िकल जो डेवलपमेंट है वो 2 चीज़ों पे होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ये आर कट गया है, ग्रॉस है यहाँ पे। स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। तो जैसे नीरज चोपड़ा को आप देखें तो वो ग्रॉस मोटर स्किल है, किसी पेंटर को आप देखें जैसे MF हुसैन है या अन्य लोग हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल है। मैं एक लाइन में बोलूँ तो ग्रॉस मोटर स्किल वो होती है जहाँ हाथ, पैर और शरीर की अन्य मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं, उनका समन्वय होता है, जैसे साइकिल चलाने में, जंप करने में, दौड़ने में। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल है उसका काम में सिर्फ या तो आँख या तो हाथ, इन्हीं 2 का यूज़ होता है, जैसे लिखने में, पेंटिंग करने में, टाइपिंग करने में, सिलाई करने में, कटिंग करने में। तो जिसमें सौम्यता है, ऐसे कह सकते हैं, जिसमें कम जो है मांसपेशियों का यूज़ होता है, जिसमें मेहनत कम लगती है, वो फाइन मोटर स्किल है। जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, जिसमें हाथ पैर का जो यूज़ ज़्यादा होता है, जिसमें मांसपेशियों का ज़्यादा यूज़ होता है, वो क्रॉस मोटर स्किल है।
अब अधिगम क्या है? एफर्ट या प्रयास के माध्यम से व्यावहारिक बदलाव लाना। हालांकि इसका एक अलग चैप्टर है, हम बाद में देखेंगे। अगर हम आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगला है कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। तो ये मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। पियाजे वाइगोस्की इस पर सिद्धांत देंगे। आप ये मान के चलिए पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास पे। तो आपका जो बौद्धिक विकास है वो निर्भर करता है कॉग्निटिव विकास पे। आपके शरीर का एक होता है लेफ्ट हिस्सा, एक राइट हिस्सा। लेफ्ट हिस्सा डिपेंड करता है लॉजिकल चीज़ों पे, यानी गणित है, लॉजिक है, भाषा है, इनसे यानी लैंग्वेज और लॉजिक बोल सकते हैं। और जो राइट हिस्सा है वो डिपेंड करता है कलाओं पे। तो आपकी भाषा, चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय निर्माण, अनुभूति यानी परसेप्शन, ये सब कुछ डिपेंड करता है कॉग्निटिव डोमेन पे। फिर अगला होता है मेरे मित्र इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास। तो वॉटसन 3 भावों की बात करते हैं। एक फॉल मतलब एफ से फियर, ए से एंगर और एल से लव। तो खैर ये तो हम बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि वॉटसन कितने भावों को मानते हैं? 3 भावों को मानते हैं, जिनमें से एक फियर, एंगर और लव। ये इमोशनल की बात है। बाकी एक लाइन लिखी है, हालांकि इसको हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, कि वाइगोस्की विकास को कंटिन्यूस मानते हैं और पियाजे वाइगोस को जो है विकास को असतत मानते हैं। ज़्यादातर लोग विकास को सतत ही मानते हैं, कंटिन्यूस ही मानते हैं, सिर्फ पियाजे नहीं मानते हैं, वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे ये मान के चलिए आपका एक हिस्सा हो रहा है। आइए फिर अगला देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या है? पहली बात तो ये सतत होता है, कंटिन्यूस होता है, बदल सकता है। एक लाइन में बोलें तो जो आपके सांस्कृतिक मानदंड हैं या आपकी परंपराएं हैं, विश्वास हैं, मूल्य हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर चले जाना। पढ़ते हैं इसको। खैर, समाज के कोड ऑफ कंडक्ट, रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़ यानी जो समाज के आचरण हैं, नियम हैं, है ना, जो मानक हैं, उन वो चीज़ें तो वो विभिन्न संस्कृतियों के आधार पर अलग अलग होती हैं। ठीक है। समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। फिर से वही समझिए आप एक लाइन में कि जो आपके विचार हैं, आपके मानदंड हैं, आपके व्यवहार हैं, आपके नियम हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाना ही समाजीकरण है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जन्म से कब्र तक चलता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, एडजस्ट किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है ये एक्वायरिंग वैल्यूज़। क्या विशेषताएँ हैं समाजीकरण की? पहली बात तो ये कंटिन्यूस होता है। देखिए, हमें खिचड़ी नहीं बनानी, कम शब्दों में समझना है। तो विशेषता क्या है? पहली विशेषता है समाजीकरण की कि ये कंटिन्यूअस है, जीवन पर्यंत चलता है, परिवर्तनशील है, बदल सकता है, अनुशासित होता है, समायोजन की प्रक्रिया यानी एडजस्टमेंट इसमें हो सकता है ना, आप ढल सकते हैं किसी चीज़ में। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, यानी औपचारिक यानी कॉलेजेस में, स्कूल्स में सीख सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यानी संस्थाओं में, और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल यानी आप आसपास से भी सीख सकते हैं। ये सक्रिय भी होता है, निष्क्रिय भी होता है। सक्रिय जहाँ पर आप पूरी तरीके से आप भी सक्रिय, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन निष्क्रिय जहाँ पे आप सक्रिय नहीं हैं, आप सिर्फ बैठे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे टीवी है, मीडिया है, लाइब्रेरीज़ हैं, जिम है, वहाँ से भी समाजीकरण होता है। समाजीकरण के प्रकार अगर देखें तो समाजीकरण के 2 प्रकार हैं, एक है प्राथमिक प्रकार और एक है गौण या द्वितीयक प्रकार। प्राथमिक आपका परिवार होता है, माँ, कहते हैं माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, फिर आपका पिता, आपका परिवार, और जो द्वितीयक है वो स्कूल हैं, पड़ोसी हैं, ये सब लोग। और ये बात करें आगे तो हम कह सकते हैं एंटीसिपेटरी सोसाइटी है, प्रत्याशात्मक सोसाइटी है, जहाँ विल और डिज़ायर से किसी भी ग्रुप में जाया जा सकता है ना। अगर हम ये देखना चाहें कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है, यानी कौन लोग हैं जिससे समाजीकरण होता है, आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विचार, मूल, मानदंड कैसे जाते हैं, तो परिवार के द्वारा, शिक्षा, भाषा, आर्थिक स्थिति आपकी, मीडिया, धर्म, साथी समूह, वैधानिक प्रणाली, ये सारे आपके सोशलाइजेशन के एजेंट हैं। अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है, तो न्यूरो प्लास्टिसिटी, तो कंटिन्यूस हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, नमनीयता और लचीलेपन के बीच में, एबिलिटी टू चेंज, अडॉप्ट, है ना। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी क्या है, या नमनीयता के प्रकार, तो स्ट्रक्चरल होती है, फंक्शनल होती है। स्ट्रक्चरल जो अनुभव पर आधारित होती है, और फंक्शनल जो कार्यों पर आधारित होती है, शिफ्टिंग पे। तो वृद्धि और विकास में कुछ अंतर दिए गए हैं, जैसे वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन की खाली नापते हैं, विकास बहुआयामी होता है। सिर्फ वृद्धि को मापा जा सकता है, इसलिए संकुचित व्यवस्था है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ इसका अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन लाती है और विकास प्रकारात्मक परिवर्तन लाती है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस हैं।
आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। इंटरनल में जैसे बीमारी है आपकी, आपके बुद्धि का स्तर, स्वास्थ्य है आपका, आपका विचार प्रक्रिया। और एक्सटर्नल में जैसे समाज है, आर्थिक स्थिति है ना, खान पान है, संस्कृति है, वातावरण है, संसाधन है, अपेक्षाएं हैं। ये सब एक्सटर्नल यानी बाहर उससे प्रभावित करते हैं। ठीक है। फिर अगर देखें चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये भी एक चैप्टर के रूप में बहुत छोटा सा चैप्टर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में बच्चा हो, ना कि मतलब बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा कराई जाए और बच्चा ही शिक्षण के केंद्र में हो। तो बच्चे की एज, नीड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एक्टिविटी, इनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाए। मतलब उसकी उम्र को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी रुचि को, उसके रुझान को, उसके अभिक्षमताओं को, इन सबको ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षाएँ दी जाएँ। तो इसमें बच्चे और शिक्षक दोनों सक्रिय भूमिका में होते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। CCL, बच्चा क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो, लर्निंग हो यानी सीखने की एबिलिटी उसमें आए। और शिक्षण जो हो, पढ़ाने का जो तरीका हो, शिक्षक केंद्रित से हटकर बाल केंद्रित शिक्षण की हो जाए। मतलब जिसमें शिक्षक एक तानाशाही रूप में पढ़ाने की अपेक्षा बच्चों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाएँ, उनकी एज, नीड, इंटरेस्ट इन सबको देखते हुए। तो अगर इसको हम बाला भी बोल सकते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसमें बच्चे की वर्तमान आयु और जीवन पर फोकस किया जाता है। शिक्षण बच्चा केंद्रित होता है, आंतरिक कौशलों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे के चुनाव के और चॉइस को सपोर्ट किया जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, विभेदीय अनुशासन नीड और इंटरेस्ट के अनुसार। ये स्टैंडर्ड नहीं होता बल्कि यूनिफायर भी नहीं होता। मतलब कहने का ये है, किसी बच्चे की नीड, एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ये सब अलग अलग हो सकती है। तो उसकी एज को देखते हुए, नीड को देखते हुए, इंटरेस्ट को देखते हुए, एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड को देखते हुए, उसकी एक्टिविटी को देखते हुए, इन सब को देखते हुए आप बोल सकते हैं कि उसको ध्यान में रख करके शिक्षण दिया जाता है। फिर अगला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। तो विकास के वैसे तो कई चरण माने जाते हैं, लेकिन सीटेट के लेवल पे 4 चरण माने जाते हैं, मतलब सीटेट की जगह में जाते हैं। तो बाल्यावस्था का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट में 4 चरण हैं। पहले हम इसको ऊपर देख लेते हैं। पहला है इन्फेंसी, दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, फिर है लेटर चाइल्डहुड, फिर है एडोलसेंस यानी शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों मिडिल एज है। तो जो इन्फेंसी है, जब बच्चा पैदा होता है, 0 साल है, बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर 2 साल तक का उम्र शैशवावस्था मनाता है। फिर अगर हम देखें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण, तो 4 प्रकार के हैं। इन्फेंसी 0 से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल, और एडोलसेंस 12 से 18। तो इन्फेंसी या 0 से 2 वर्ष की जो उम्र होती है, शैशवावस्था, उसमें बच्चा भाषा विकास की शुरुआत करता है, बात करना सीखता है, चलना सीखता है। सर्वाधिक तीव्र वृद्धि यहीं पर होती है। फिर अगर हम ध्यान से देखें अर्ली चाइल्डहुड को पढ़ें, तो अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 साल। तो अर्ली चाइल्डहुड या जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 साल, उसमें बच्चा प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड कि आगे चल के बच्चा दाएं हाथ से लिखेगा या बाएं हाथ से, ये पूर्व बाल्यावस्था में डिसाइड होता है। टॉय एज कहलाती है ये, क्योंकि इसमें बच्चा खेलना शुरू करता है। प्री स्कूल एज है, ठीक है। इंट्यूटिव एज है, या कह सकते हैं क्वेश्चनिंग एज है। बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस एज में, मतलब अनंत क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन की कोई सीमा ही नहीं है। इंट्यूटिव एज मतलब उसको लगता है कि वो जो जानता है वही सब कुछ सही है, और जिज्ञासु बहुत होता है लेकिन लॉजिक नहीं होता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, खुद ही को सब कुछ मानता है। सेंसिटिव पीरियड होता है। और सिम्बोलिक एज होती है, प्रतीकात्मक एज होती है। वो प्रतीकों से सीखता है कि ए फॉर एप्पल है तो एप्पल बना के दिखाया जाएगा, बी फॉर बॉल है तो बॉल बना के दिखाया जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था। तो 6 से 12 वर्ष की उम्र है ये उपद्रवी अवस्था है। इसमें बच्चा उपद्रव बहुत करता है, घर में मतलब घर के हर चीज़ में विरोधी करता है, किसी से नहीं बनती उसकी सिवाय दोस्तों के। गैंग एज है, टोली एज है, इसमें बच्चे ग्रुप्स बनाते हैं, लड़कों के अलग ग्रुप बनते हैं, लड़कियों के अलग ग्रुप बनते हैं, ठीक है। विद्यालयी अवस्था है, यहाँ पे विद्यालय जाता है बच्चा। रचनात्मक क्षमता की कौशल, यहाँ रचनात्मकता आती है उसको। स्यूडो मैच्योरिटी, जिसको रॉस भी बोलते हैं। स्यूडो मैच्योरिटी मतलब मिथ्या परिपक्वता, कि उसको परिपक्वता भी आई नहीं है लेकिन उसको लगता है कि उसमें परिपक्वता आ गई। जैसे मान लीजिए अंधेरा है और उसको, वो अंधेरे से डरता है लेकिन वो दिखाना चाहता है कि मैं अंधेरे से नहीं डरता हूँ, ठीक है। तो वो जाएगा, कपकपाएगा, लेकिन वो स्यूडो मैच्योरिटी है क्योंकि उसकी मैच्योरिटी आई नहीं है अभी। फिर पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, और यहीं पर जो दोस्त बनते हैं वो लंबे समय तक के लिए दोस्त बनते हैं।
फिर है एडोलसेंस। एडोलसेंट या किशोरावस्था वो अवस्था है 12 से 18 साल के बीच की, जहाँ चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पुल है ये, मतलब बचपन से जवानी के बीच की उम्र है। और इसमें पीसीई जो होते हैं, फिज़िकल करेक्टर, कॉग्निटिव करेक्टर और जो इमोशनल करेक्टर हैं वो सारे चेंज होते हैं। इसको तनाव और तूफ़ान की उम्र बोलते हैं, स्टैनली हॉल ने कहा है। पहचान का संकट है, बच्चे को समझ में नहीं आता है क्या करें, एरिक्सन ने कहा है। यहाँ पे इसको पुल अवधि बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं। फैंटेसी या अनरियलिज्म है, ठीक है, मतलब अजीब सी कल्पनाएँ करता है। वोकेशनल एंजाइटी होती है। हीरो वर्शिप यानी हीरोज़ की पूजा करता है। अब वो अगर विवेकानंद की पूजा करने लगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मुख्तार अंसारी की पूजा करने लगे तो अलग ही बात है। मतलब उसका हीरो वो डिसाइड करता है किसी को। यहाँ पे बाल अपराध बहुत सारे होते हैं, बच्चे बाल अपराध बहुत करते हैं। व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ होती हैं, खुद ही में कहानियाँ बनाता रहता है। नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, ये अच्छी बात है। समायोजन समस्याएं होती हैं, इसमें बच्चा समायोजित नहीं होता है, मानती नहीं होता। भावनात्मक अस्थिरता होती है, यहाँ एक ही भावना उसमें लंबे समय तक नहीं रहती। विद्रोह की भावना है ये, यहाँ बहुत विद्रोह करता है। अलगाव की भावना है। किशोर अहम केंद्रवाद है, उसको लगता है वही सब कुछ सही है। और वृद्धि स्फुरण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी जो बच्चों के उम्र का विकास है। फिर देखें क्वालिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल, क्या क्वालिटी होती है एक प्रगतिशील विद्यालय की। तो यहाँ लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके सीखने की बात होती है। इसके अलावा यह बाल केंद्रित शिक्षा है, यहाँ शिक्षक केंद्र में नहीं बल्कि बच्चा केंद्र में होता है। बच्चे की क्षमता को बाहर निकाला जाता है, बच्चे के चॉइस को सपोर्ट किया जाता है। सुविधादाता के रूप में टीचर होता है, न कि तानाशाह के रूप में, बस वो सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब विभेदीकृत निर्देश होते हैं। बच्चे की एज, उसके नीड, उसकी एटीट्यूड एप्टीट्यूड को देखते हुए। इसको भी आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा समस्या समाधान होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, सोशल स्किल्स, सहयोगात्मक समूहात्मक कार्य होते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ने पड़ता। फिर फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है ना, प्रगतिशील शिक्षा के पिता, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, जॉन डीवी, वो थे। लोकतांत्रिक संबंधों को कक्षा में महत्व देने की बात करते हैं कि बच्चा केंद्र में हो, बच्चे को पूछने की छूट दी जाए, लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाया जाए, ठीक है। यथार्थवाद को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड्स का यूज़ किया जाए, जो WH किलपैट्रिक भी बोलते हैं। द्विध्रुवीय शिक्षा की बात नहीं करते हैं ये एडम की तरह कि खाली टीचर और स्टूडेंट होता है, ये बोलते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। टीचर है, बच्चा है और करिकुलम है। ये देखिए त्रिभुज बना है ना ब्रैकेट में, टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम। या तो ये एडम की तरह दो ध्रुवीय शिक्षा की बात नहीं करते बल्कि त्रिध्रुवीय शिक्षा की बात करते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, ठीक है। फिर आगे देखिए लैब स्कूल या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये फ्रोबेल और फेस्टोजी की बात करते हैं। किंडरगार्टन मेथड है ना जर्मनी की। 3H की बात करते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड, छात्र केंद्रित शिक्षा। फिर अगर हम देखें अगला टॉपिक मान लो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर। तो ये जैविक, मानसिक, सामवेगिक, सांस्कृतिक लोगों में जो व्यक्तिगत अंतर है, जैविक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामवेगिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, कलर, शेप, साइज़, इंटेलिजेंस में अंतर होता है। तो बेसिक ऑफ डिफरेंसेस क्या है? भाषा है, जाति है, लिंग है, धर्म है, समुदाय है, इन पर लोग अलग होते हैं। तो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस जन्म से होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। जन्म से होता है शारीरिक, मानसिक, स्वभाव, परिपक्वता। एक्वायर्ड में होता है सामाजिक है, सांस्कृतिक है, सामवेगिक है, रुचि है, भाषा है, वातावरण है, एटीट्यूड है, शैक्षिक योग्यताएँ हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, विजुअल ऑडिशन या काइनेस्टिक्स। तो प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, जाति, रंग, राष्ट्र, बुद्धि, शारीरिक क्षमताएँ, शिक्षा, सेक्स, आर्थिक स्थिति, आयु। इफ़ेक्टिव पेडागोगिकल वेज क्या है? पढ़ाने के जो प्रभावी तरीके हैं, प्रभावी तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। पहली बात तो सामग्री का एकीकरण करें कि क्या पढ़ाना है। अंतःविषय का अध्ययन, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ के पढ़ाएं। विभेदीकृत निर्देशन है, बच्चों को उनकी एज के, एटीट्यूड के, एप्टीट्यूड के, नीड के अकॉर्डिंग देखते हुए पढ़ाएं। एबिलिटी ग्रुपिंग करें, क्षमता समूहीकरण करें, यानी सेम एज ग्रुप को सेम एज ग्रुप के साथ रखें या मिक्स एज ग्रुप करें। टाइप्स रख सकते हैं, विद इन क्लास ग्रुप हो सकता है, बिटवीन क्लास ग्रुप हो सकता है, मतलब कक्षा 6 के 6 में ही ग्रुप बना दें या 6 का 7 के साथ ग्रुप बना दें। और पूर्वाभासों का भाव होना चाहिए, पहले से कोई चीज़ नहीं निर्धारित होनी चाहिए। लिंग स्वतंत्रता होनी चाहिए, पढ़ाते समय कोई लिंग पूर्वाभास नहीं होना चाहिए, कोई लिंग जड़ता नहीं होनी चाहिए।
पर्सपेक्टिव कैसा है आपका, ये भी मायने रखता है। इगैलिटेरियन पेडागोजी हो, सबको समान मान के पढ़ाया जाए। शैक्षिक अनुप्रयोग में क्रिएटिव ग्रुप्स बनाए जाएँ, करिकुलम डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। शारीरिक विभिन्नताएँ देखी जाएँ, सहयोगात्मक कार्यक्रम किया जाए, छिपी क्षमताओं को बाहर निकाला जाए, मूल्यों और सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान का प्रयोग किया जाए, शारीरिक विभिन्नताएँ देखी जाएँ। फिर अगर हम देखें लिंग टॉपिक को, तो पहली चीज़ है इक्विटी, समता, मतलब सेंसिटिविटी एज़ पर नीड, यानी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार देखना। समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। समानता का मतलब होता है असमान स्थिति पर समान सुविधाएँ। जेंडर एक सोशियोलॉजिकल डिफरेंस है और सेक्स एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। जेंडर और सेक्स में काफ़ी अंतर पूछे जाते हैं। तो कोई बच्चा जन्म से लड़का है या लड़की, ये उसका सेक्स है जो बदल नहीं सकता, बायोलॉजिकल तरीका है। लेकिन सामाजिक संरचना के रूप में जेंडर सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर बच्ची होगी तो गुड़िया ही खेलेगी, पिंक कलर ही पसंद करेगी, लड़का होगा तो रो नहीं सकता है, बंदूकों से ही खेलेगा। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, हमने उनको डिसाइड कर रखा है कि यही होगा तो बॉय होगा, यही होगा तो गर्ल। तो जेंडर एक सोशियोलॉजिकल टर्म है और सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है। असमानता के क्या आधार हैं? जाति है, लिंग है, रंग है, आयु है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ठीक है। क्या जेंडर के रोल्स होते हैं? तो बॉडी लैंग्वेज तय करता है। स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स में पूर्व निर्धारित धारणाएँ होती हैं, परिवार, विवाह, मीडिया, पाठ्यक्रम। फिर लैंगिक पहचान कि वो सी है या ही है, कैसा महसूस होता होगा। जेंडर टाइपिंग, सामाजिक मानकों पर चलना, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव। जेंडर बायसनेस, लिंग के आधार पर पक्षपात करना कि एक तरफ झुक जाना। फिर एक अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी की जो विकास है वो निरंतर चलता है। वॉर्म टू ग्रो, जन्म से कब तक। रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। विकास तो लगातार चलता है लेकिन इसकी दर अलग अलग होती है, ठीक है। वैयक्तिक अंतर का नियम, सोच, रुचि, क्षमता, भाषा सबकी अलग होती है। विकास क्रम की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। सीक्वेंस सेम होता है लेकिन दर अलग अलग। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर चलता है। परस्पर संबंध का नियम होता है, उसमें एकीकरण का सिद्धांत होता है। डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्फेंसी है तो फिर चाइल्डहुड ही आएगा, फिर एडोलसेंट आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा, फिर ओल्ड एज आएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा। तो विकास रैंडमली नहीं होता बल्कि सर से पैर तक होता है, इसको बोलते हैं सिफेलो कैजुअल। और केंद्र से बाहर की ओर होता है प्रॉक्सिमोडिस्टियल। इसको पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। सर से पैर की ओर सिफेलो कैजुअल, शिरोपदोन्मुखी, और केंद्र से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टियल, समीपस्थ दूरस्थ। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन है। फिर इस विकास स्पायरल होता है, न कि लीनियर, सीधा सीधा नहीं होता बल्कि स्पायरल होता है। और अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर। प्रारंभिक विकास की महत्ता ज़्यादा है क्योंकि जो हम बचपन में सीखते हैं वही आगे काम आता है और वही आपकी आगे की धारणा को डिसाइड करता है। फिर आनुवंशिकता और वातावरण की महत्ता भी है काफ़ी। फिर अगला है भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट में क्या देखा जाए तो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक, शैक्षिक, जैविक कारक होते हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं कि आप किस समाज से आते हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई है, कैसे हुई है, आप लड़की हैं या लड़का हैं, ये भी काफ़ी कुछ डिसाइड होता है। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक्विक्शन, मतलब आप कैसे भाषा को आत्मसात करते हैं। तो पहले जो 6 सप्ताह होते हैं शुरुआत के, वो कूइंग होती है, कूकना होता है, बच्चा कूकता है ना, ऊ ऊ करता है। 6 माह में तक वो बॉबलिंग करता है, बलबलाता है। 1 साल तक वो 1 वर्ड स्टेज यानी एक एक शब्द बोलने लगता है। 18 महीने तक 2 वर्ड स्टेज होती है, दो वर्ड बोलने लगता है। फिर 2 से 4 साल के बीच में लॉन्गर अटरनेस, लंबे उच्चारण करता है। 1 साल तक 3 वर्ड बोलता है, 2 साल तक 272, 3 साल तक 900 प्लस और 4 साल तक 1600 प्लस, 5 साल तक 2072 प्लस। इसमें जो लाल वाली लिखी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कूकना 6 सप्ताह, बलबलाना 6 माह, स्टेज 1 वर्ड की 1 साल, 2 वर्ड की 18 माह। फिर अगर हम पियाजे को देखें तो पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया है, भाषा बाद में आई है। जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा और विचार साथ में ही चलते हैं, हाँ एक समय बाद मर्ज हो जाते हैं। पियाजे बोलते हैं कि विचार भाषा को डिसाइड करते हैं और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा और विचार आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंड है।
पियाजे ईगोसेंट्रिक हैं और वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच। पियाजे विकास से अधिगम की ओर जाते हैं और वाइगोस्की भाषा से अधिगम की ओर जाते हैं, है ना। तो एक लाइन में बोलें तो पियाजे कहते हैं कि विचार और पहले आया, भाषा बाद में। वाइगोस्की बोलते हैं पहले वो साथ में चलते हैं, बाद में मर जाते हैं। स्किनर बोलते हैं कि शब्दों को अर्थ से जोड़कर हम भाषा सीखते हैं, ठीक है। व्यवहारवादी भाषा और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, है ना, जैसा जो बोलता है वैसा ही सीखते हैं। नॉम चॉम्स्की एक है यूएसए के, उन्होंने लैड थ्योरी दी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थ्योरी। भाषा प्राकृतिक रूप से सीखते हैं वातावरण से। तो इसमें दो तीन चीज़ें जैसे कि फोनोम्स, स्वनिम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जैसे था, चा, फा। फिर मॉर्फिंग, स्लूपिंग, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, जैसे राम। फिर सिंटेक्स, वाक्य विन्यास, वाक्य की संरचना के रूल्स। फिर सिमेंटिक्स, अर्थ विन्यास, मीनिंग ऑफ वर्ड। प्रैग्मेटिक्स, भाषा की व्यवहारिकता। और लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषाई निर्धारण, ठीक है। ली वोर्फ ने दिया है ना, भाषा विचारों का अध्ययन करती है। फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव है। तो आनुवंशिकता का मतलब होता है माता पिता से जो चीज़ें मिले हों, जो परिवर्तनशील नहीं हैं, स्थिर हैं, मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार है। जो आपको पिता से मिला होता है, माँ से मिला होता है, वो बदलता थोड़े, वो स्थिर होता है। कि जो गुणसूत्र मिलेंगे, है ना, मंगोलिज्म एक चीज़ होती है, टर्नर सिंड्रोम एक चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनुवंशिकता में मिलती हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, है ना, सेम और अपोजिट सेक्स हो सकता है, हालांकि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, सेम सेक्स होता है। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब होता है सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी सेक्स हो सकता है बच्चे का। तो लड़का लड़का भी साथ पैसा होता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, और लड़का लड़की भी हो सकती है। और आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि सेम सेक्स होगा लेकिन साउंड अलग अलग होंगे। और वातावरण में जैसे जीन्स को छोड़कर सब कुछ प्रभावित करता है, मतलब परिवर्तनशील है, पोषण है, डायनामिक है, आपका जैसा वातावरण होगा। तो जो डेवलपमेंट है वो कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल के बराबर है, जो आपकी आनुवंशिकता है और आपका वातावरण है। फिर इसके बाद तीन महान लोग हैं, एक हैं जीन पियाजे, एक है वाइगोट्स्की और एक है कोहलबर्ग। तो ये जो तीन भाई साहब हैं, इनके सिद्धांत अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा मान के चलिए सीडीपी का काफ़ी हिस्सा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो भी प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले वो अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए थे। पहली बात तो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि विकास के पहलू, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाद में पेश कर दूँगा, फिलहाल आप ऐसे देखिए। विकास के पहलू पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, एजुकेशनल, ठीक है। बच्चे को पहली बात तो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पहला लाइन अगर ये है कि जीन पियाजे की थ्योरी किस नाम से जानी जाती है, तो जीन पियाजे की थ्योरी जानी जाती है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उग्र रचनात्मकता है इनमें ना, बच्चे के विकास के सक्रिय निर्माता मानते हैं। बौद्धिक और मानसिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं इसको। बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं कि बच्चे में क्यूरियोसिटी है, एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी करता है। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मान ली क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर प्रयोग अपने बच्चों पे ही किए थे। रचनात्मकता, सृजनात्मकता में विश्वास रखते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, आनुवंशिकता पे बात करते हैं, है ना। विकास कहते हैं ये असतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, धीरे धीरे होगा, मतलब धीरे धीरे तो खैर होता ही है, लेकिन ये मानते हैं कि विकास असतत है। और दुनिया के ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास सतत है सिवाय जीन पियाजे को छोड़कर। रोल ऑफ टीचर का ये मानते हैं कि फैसिलिटेटर का होना चाहिए, सुविधा करता। खैर जीन पियाजे हों या वाइगोस्की हों या कोहलबर्ग हो, टीचर को सभी फैसिलिटेटर ही मानते हैं तीनों। फिर दो चीज़ें हैं, एक है 4 फैक्टर और एक है 4 स्टेज। तो 4 स्टेज जो हैं जीन पियाजे की अलग हैं, 4 फैक्टर अलग हैं। 4 स्टेज हम देखिए नीचे समझेंगे अलग से, और चलिए 4 फैक्टर देख लेते हैं। 4 फैक्टर कौन है जो जीन पियाजे के सिद्धांत के हैं, तो वो 4 फैक्टर हैं MESE, है ना, MES मान लो। तो M से मैच्योरेशन, परिपक्वता, है ना, कि आप परिपक्व होंगे जेनेटिक्स के आधार पे। एक्सपीरियंस, ई से एक्टिविटी भी बोल सकते हैं इसको। सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो 4 चीज़ें हैं जो स्टेज हैं जीन पियाजे के, MESE, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो प्रकार का है, अनुकूलन और संगठन, एडेप्टेशन। अनुकूलन भी दो प्रकार का है, आत्मसात और समायोजन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। कि अनुकूल मतलब कैसे ढलते हैं,
आत्मसात मतलब किसी को आत्मसात करना, समायोजन मतलब माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। फिर 4 स्टेज हैं SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। ये थोड़ा अलग से देख लेंगे अभी। तो 4 फैक्टर हैं MESC, 4 स्टेज हैं SPCF। अगली चीज़ होती है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाओं का समूह, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो एकत्रित सूचनाएं आप इकट्ठा करते हैं, जो आपका पूर्व ज्ञान, जो वर्तमान ज्ञान होता है, तो चाहे आपका पूर्व ज्ञान हो या वर्तमान ज्ञान हो या मानसिक संरचनाएं हों या एकत्रित सूचनाएं हों, वो सारी की सारी स्कीमा में आती हैं। फिर कौन कौन से निगेटिव वर्ड हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी में नहीं आते हैं, तो आपको अगर ऑप्शन में दिख जाएँ तो आप लगा दीजिएगा कि ये नहीं आते हैं। जैसे जीन पियाजे रिवॉर्ड की बात नहीं करते हैं, पुरस्कार की, पनिशमेंट की बात भी नहीं करते हैं, दंड की, रिपीटिशन बार बार दोहराव की बात नहीं करते हैं, कंडीशनिंग की बात नहीं करते हैं मतलब शर्त लगाने की, रीइंफोर्स, जैसे आप वो पढ़ेंगे ना, ये पावलोव का सिद्धांत है, उसमें कंडीशनिंग लगाते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करते हैं, प्रबलन की, पैसिव और रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन की बात नहीं करते हैं, मेमोराइजेशन की बात नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों की बातें अगर आपको कहीं मिले तो समझ जाए कि जीन पियाजे इसकी बात नहीं करते हैं। हालांकि वाइगोस्की भी इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। फिर ये जो सिद्धांत है कैसे चलता है, तो पहले हम आत्मसात करते हैं, फिर संतुलन की ओर जाते हैं, फिर हमको नई परिस्थिति मिलती है तो असंतुलन आ जाता है, और फिर उसका हम समायोजन करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई, चेंज या एडजस्ट करते हैं। फिर अब हम देखेंगे 4 स्टेज, 4 चरण तो देख लिए, 4 फैक्टर तो देख ही लिए थे, MESC, मोटिवेशन, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम। फिर हम 4 स्टेज देख लेते हैं SPCF। S से सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज चलती है, जिसमें रिफ्लेक्सेशन होता है, विलंबित अनुकरण होता है, ऑब्जेक्ट्स परमानेंस होता है, दिशा निर्देशित व्यवहार होता है, बस जैसे बच्चे को दिखा दो। फिर P से होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें प्री स्कूल एज होती है, इसमें एनिमिज्म होता है, सजीववाद, बच्चे नॉन लिविंग को भी लिविंग मान लेते हैं। अगर उनको मान लो चोट लगी जो है टेबल से, तो टेबल को मारते हैं क्योंकि उनको लगता है ये भी सजीव है। ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रवाद होता है बच्चों में। इरेस्पॉन्सिबल, कि वो खुद ही को सब कुछ मानते हैं। इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, ऐसे चिंतन सोचते हैं कि जो वापस बदल नहीं सकता। सेंट्रिज्म होता है, खुद पर ही केंद्र सब कुछ मानते हैं वो। सिंबॉलिक थॉट होते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है। ट्रांस कंडक्टिव रीजनिंग होती है, जब 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, फिर है कंक्रीट स्टेज, 7 से 11 वर्ष, इसमें तार्किक विचार प्रारंभ हो जाते हैं बच्चे में, बच्चा तर्क करने लगता है। रिवर्सिबल थॉट होते हैं, बच्चे बदलते हैं अपने विचारों को अगर समय के हिसाब से। CCCS बोल सकते हैं, कंजर्वेशन है ना, और क्लासिफिकेशन और सिमिटेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है, अब बच्चा इतना केंद्रित नहीं होता है अपनी ओर, क्लासिफिकेशन करने लगता है। ठीक है, ट्रांसिटिविटी, संक्रामकता या आरोही अवरोही। फिर है फॉर्मल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, बच्चे यहाँ पर जो सोचते हैं वो अमूर्त विचार बन चुका होता है। परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क की बातें होती हैं। ठीक है, जो बड़े और पर्सनल फेबल की बात होती है, स्वकल्पित कहानियाँ की बात होती है, खुद ही कहानियाँ बनाता है। इस सिद्धांत की आलोचनाएँ भी हैं, जैसे कि इसमें जो प्री ऑपरेशनल है उसको ज़्यादा ही कम आंका गया है, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल है उसको कुछ ज़्यादा ही आंक लिया गया है, और संस्कृति को बहुत कम देखा गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो स्वयं के बच्चों पे किए थे। तो यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी खत्म होती है। अब हम आगे देखेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी। कोहलबर्ग की थ्योरी को अगर पूछा था नाम क्या है, तो नाम है वाइगोस्कीज़, सॉरी माफ़ करना, वाइगोस्की पढ़ रहे हैं पहले हम। तो वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या है, तो वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम वाइगोस्की का। ये भी रचनावादी हैं। रचनावादी हैं मतलब ये रिवॉर्ड पे नहीं मानते हैं, पनिशमेंट पे नहीं मानते हैं, कंडीशनिंग पे नहीं मानते हैं, रीइंफोर्समेंट पे नहीं मानते हैं, और टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में मानते हैं, सुविधादाता के रूप में। सक्रिय रूप से बच्चा सीखेगा, और आधार क्या है इसके, SSL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। ठीक है, समाज, संस्कृति और भाषा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान है, सोशल इंटरेक्शन पे, कम्युनिटी इफेक्ट पे। लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर की बात करते हैं, अधिगम से सीख विकास की ओर। और ये कहते हैं विकास सतत है, एज प्रभावित नहीं करती उसको। जबकि पियाजे मानते हैं कि जो विकास है वो सतत नहीं है। ठीक है, अदर टर्म क्या है, एक चीज़ होती है ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और एक होता संभावित विकास, और एक होता है MKU, मोर नॉलेजेबल अदर, और S होता है स्क्विफिंग या मचान। मैं समझाता हूँ, देखिए 3 गोले बने, सबसे बीच में A मतलब जितना आता है आपको।
ठीक है। फिर होता है उसके बाद का एरिया ZBD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जितना आप सीख सकते हैं और आ जाने की संभावना, जितना आप सीख सकते हैं उसको बोलते हैं संभावित विकास क्षेत्र, ठीक है। तो जितना आता है और जितना जान सकते हैं उसके अंतर को ही बोलते हैं ZBD। और फिर तीसरा है B वाला गोला, जिसमें क्रॉस लगा हुआ है। तो B वो है कि जो नहीं सीखा जा सकता है ना। जैसे आप अगर साइकिल चलाना सीखेंगे तो सीधे सीधे एरोप्लेन चलाना थोड़ा सीख जाएंगे। तो ये A से B की ओर, यानी जो आता है और उससे जो नहीं संभावना है उसकी ओर ले जाने को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग या अस्थाई मदद, मचान। और ये सिर्फ तब तक होती है जब तक आप सीख नहीं लेते हैं। फिर वाइगोत्स्की भाषा पे क्या बात करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा सामाजिक इंटरेक्शन से आती है ना। भाषा और विचार शुरुआत में साथ में चलते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। जबकि पियाजे मानते हैं कि विचार पहले आए, भाषा बाद में। जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि विचार और भाषा साथ चलते हैं, बाद में एक साथ मिल जाते हैं। और ये भाषा के 3 प्रकार मानते हैं: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच 2 साल तक, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 साल तक, साइलेंट इनर स्पीच 7 साल तक। फिर से सोशल स्पीच 2 साल तक, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 साल तक, और इनर जो स्पीच है साइलेंट वो 7 साल तक। और ये बाह्य संचार की भी बात करते हैं। खैर अदर टर्म क्या है कि सोसाइटी और जो कल्चर है वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है, सहयोगात्मक योजना है। कोऑपरेटिव हेल्पिंग है, सहयोगात्मक चीज़ें होती हैं। ड्रिप प्रोसेस, परस्पर शिक्षा होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। पीयर ट्यूटोरिंग है, साथी शिक्षण होता है। और एसिलिटेटिव लर्निंग है, सहायक शिक्षण होता है, इंटर्नशिप होती है। आलोचना क्या है कि ये हर संस्कृति में एक ही नियम लगा देते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। हर संस्कृति के अलग अलग नियम होते हैं और प्रैक्टिस पर कम ध्यान है। पियाजे वाइगोत्स्की पढ़ ली हम दोनों ने, उसका अंतर कर लेते हैं कि क्या अंतर है पियाजे और वाइगोत्स्की में। तो पियाजे मानते हैं कि जो विकास है वो वो जो मतलब विकास के चरण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ऐसा कुछ नहीं मानते। पियाजे कहते हैं कि विकास सतत नहीं है, जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि विकास सतत है, ठीक है। पियाजे बोलते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। रचनावादी तो ये भी है, पर ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वाइगोत्स्की। पियाजे हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की हेरिडिटी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। पियाजे कल्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि वाइगोत्स्की कल्चर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पियाजे और वाइगोत्स्की समाप्त हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी को, बहुत शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगी। कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो अगर हम फिर से ध्यान दें तो पियाजे की थ्योरी का नाम था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या बौद्धिक या मानसिक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम था सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। और कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें नैतिकता की बात है, वैल्यू एजुकेशन की। संज्ञानात्मक परिपक्वता की बात है, नैतिक तर्क पर आधारित है, राइट या रॉन्ग की बात। नैतिकता का मतलब ही होता है राइट या रॉन्ग डिसाइड करना। एक होता है हिंज डिलेमा, जैसे तो हिंज एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी को असहाय बीमारी थी। अब वो केमिस्ट से दवा लेना चाहता है, पर उसके हाथ में रुपए नहीं है, तो या तो वो चोरी करे या तो पति को मार दे। तो इसी में जो बीच में दुविधा होती है उसी को बोलते हैं हिंज डिलेमा। तो नैतिकता पर हम राइट या रॉन्ग डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसमें दुविधा में रहते हैं, नैतिक दुविधा में रहते हैं कि हमने जो सोचा है रीजनिंग में वो सही है या नहीं। 3 लेवल ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं। लेवल 3 है पर स्टेज 6 है, क्योंकि हर लेवल के 2 स्टेज है, तो 3 दूना 6। लेवल 3 स्टेज 6, लेवल 3 स्टेज 6, ऐसे याद करिए। तो एक लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक, फिर है कन्वेंशनल लेवल, और फिर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये पारंपरिक स्तर, फिर पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और पश्चात पारंपरिक स्तर। तो जो प्री कन्वेंशनल एज है वो है 4 से 10 साल, कन्वेंशनल एज 10 से 13 साल, और पोस्ट कन्वेंशनल एज 13 साल से प्लस में। लेकिन हर लेवल के अपने अपने स्टेज हैं। तो लेवल 3 है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और हर कन्वेंशनल स्टेज के चरण हैं 4 से। पहला देखते हैं लेवल प्री कन्वेंशनल, 4 से 10 साल। तो ये बाह्य प्रभावित है, स्वयं का विचार नहीं होता है इसमें कोई बच्चे पर, सेल्फ मोरालिटी भी नहीं होती है, ठीक है। बाह्य से ज़्यादा प्रभावित होता है। 2 स्टेज हैं इसकी, आज्ञाकारिता और दंड। अच्छा जो है इसमें 2 स्टेज हैं, आज्ञाकारिता और दंड, और स्वलाभ मानसिकता, मैचुरेशन स्टेज है, या इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म बोल सकते हैं। फिर है कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 साल। इसमें सही या गलत समाज द्वारा प्रभावित होता है। 2 स्टेज इसकी भी हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कि गुड बाय गुड गर्ल्स टाइप से, अंतर व्यक्ति। फिर है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मानना। फिर तीसरा स्टेज होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 साल से ज़्यादा का। इसमें भी 2 स्टेज होती हैं, सामाजिक संविदा, सार्वभौमिक नैतिकता। इसकी भी आलोचना है कि ये थ्योरी जेंडर बायस्ड है,
नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, हर संस्कृति में एप्लीकेबल नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं इसमें, जो भी सिचुएशंस हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, और सांस्कृतिक मतभेदों का हिसाब नहीं है इसमें कोई। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का सिद्धांत। पहले बता बुद्धि क्या है। पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंसिया शब्द से बना, जिसका अर्थ है समझना, इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया। आईक्यू का एक सूत्र होता है MA/CA × 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। 1912 में विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था। हालांकि आईक्यू का सूत्र जो दिया था वो लुईस टर्नर ने दिया था। तो अगर पूछे कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया आईक्यू का, तो कहोगे विलियम स्टर्न। अगर कहे आईक्यू का सूत्र किसने दिया, तो कहोगे लुईस टर्नर। तो MA का मतलब है मेंटल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मतलब मानसिक उम्र और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो आपकी चल रही है। जैसे आपने कोई मिल गया पिक्चर देखी होगी, तो उसमें ऋतिक रोशन जो शुरुआत में होते हैं 1912 में विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट आईक्यू दिया और आईक्यू का सूत्र दिया लुईस टर्नर ने। आईक्यू क्या है, एबिलिटी टू अडेप्ट, एडजस्ट, अंडरस्टैंड, रीजनिंग, लर्निंग इज इंटेलिजेंस। तो मैं MA बता रहा था, तो MA मतलब होता है मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है वैसे तो बिनेट ने, जिन्होंने पहला टेस्ट किया था। तो अगर पूछे कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस किसने किया, अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सैटर। फादर ऑफ यूजेनेसिस कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया 1912 में, विलियम स्टर्न ने। और कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया, बिनेट ने 1905 में। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया, बिनेट ने 1908 में। बट फार्मूला ऑफ आईक्यू दिया लुईस टर्नर ने 1916 में। हम बात कर रहे थे MA/CA की। जैसे कोई मिल गया पिक्चर है, तो उसमें जो शुरू के ऋतिक रोशन होते हैं वो होते हैं, एज तो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज तो 25+ होती है, 30+ होती है, 28 हो गई, लेकिन उनकी मेंटल एज बहुत छोटी होती है। तो मेंटल एज मतलब अपने एज से कितने आगे का काम कर पा रहे हैं, कितने पीछे काम कर पा रहे हैं। तो आईक्यू टेबल है, क्वेश्चन से हालांकि नहीं आता ज़्यादातर। 140+ आईक्यू होगी तो जीनियस, 139 से 139 29 तक आईक्यू होगा तो आपका वेरी सुपीरियर, 120 से 129 होगा तो सुपीरियर, 110 से 119 होगा तो एबव एवरेज, 90 से 109 होगा तो नॉर्मल या एवरेज, 80 से 89 होगा तो बिलो एवरेज, 70 से 89 होगा तो डल या बॉर्डर लाइन, 50 से 69 होगा तो फ्रीबल माइंडेड या मोरन, और 25 से 49 होगा तो इमेटिकल इम्बेसियल, और 0 से 24 होगा तो इडियट। हालांकि आईक्यू टेस्ट नहीं आता है, पर आप 4 बातें याद रखो। 140 से ज़्यादा होगा तो जीनियस, 80 से 109 होगा तो नॉर्मल या एवरेज, 70 से 89 होगा तो डल या बॉर्डर लाइन, और 0 से 24 होगा तो इडियट। फिर एक होता है 3 रिंग मॉडल कि हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट और हाई क्रिएटिविटी। ये तीनों जहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। मतलब जिसकी एबिलिटी भी हाई हो, जिसका कमिटमेंट यानी निश्चय हाई हो, और जिसकी क्रिएटिविटी रचनात्मकता भी हाई हो। तो फ्लिन इफ़ेक्ट क्या है, फ्लिन इफ़ेक्ट का मतलब होता है हर दशक में आने वाली पीढ़ी पहले से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये वाली पीढ़ी हमसे आगे है बुद्धि में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्लिन इफ़ेक्ट का कहना है सीधे कि हर दशक में यानी हर 10 साल बाद में जो आगे आने वाली पीढ़ी है पिछली पीढ़ी से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। फिर हम कहें कि सिंपल फैक्टर थ्योरी एक है, यानी यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस, जो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। इसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस वन या सिंगल क्षेत्र में अच्छा है तो बाकी में भी अच्छा होगा। मतलब अगर आप खेल अच्छा रहे तो आप पढ़ भी अच्छा लेंगे। पर इसकी आलोचना करते हुए चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया 2 फैक्टर थ्योरी, और इन्होंने कहा कि नहीं, सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि 2 चीज़ें होती हैं, G+S। सामान्य बुद्धि जो आपको आनुवंशिकता से मिलती है, विशेष बुद्धि जो आप ट्रेनिंग से लेके आते हैं। फिर एक होते हैं स्टर्नबर्ग ट्रियार्कल इंटेलिजेंस। सीटेट में क्वेश्चन कम आते हैं इससे, लेकिन वैसे आते हैं। तो स्टर्नबर्ग ट्रियार्कल इंटेलिजेंस जो है उसमें होता है PCA, P से प्रैक्टिकल, C से कंटेक्सचुअल भी बोल सकते हैं इसको, C से क्रिएटिविटी और A से एनालिटिकल। फिर आगे है मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुआयामी बुद्धि। इसका सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। इसमें कहते हैं लोगों को सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। इनकी बुक थी हॉवर्ड गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983। इसमें गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताए, हम आगे अभी देखेंगे। MI यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने कहा कि बुद्धि केवल एक तत्व या प्रकार नहीं है, बुद्धि के कई प्रकार हैं और वो परस्पर स्वतंत्र होते हैं। तो 8 प्रकार कौन से बताए? पहला प्रकार है लिंग्विस्टिक या भाषाई, जिसमें आप भाषा उत्पादन और प्रयोग कौशल पर बुद्धि लगाते हैं। जो लॉयर्स होते हैं, जो जैसे ये लॉयर्स होते हैं वकील,
लेक्चरर्स, प्रवक्ता, राइटर्स, लेखक, जर्नलिस्ट, है ना, और जो लिरिकिस्ट होते हैं, जो गाने लिखते हैं, तो उनके में भाषाई बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक होता है लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक गणितिक बुद्धि। तार्किक या वैज्ञानिक चिंतन जिसमें ज़्यादा होता है, समस्या समाधान जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है, उसको लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, जैसे साइंटिस्ट हैं नोबेल प्राइज़ वाले। फिर एक होता है स्पेटियल, स्थानिक बुद्धि, मतलब कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि होती है जो स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न। कुछ लोग इमेजेस को बनाते हैं, जैसे कि मतलब इमेजेस या पैटर्न को बनाने में सहायक होते हैं। जैसे पायलट्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, जहाज चालक, स्कल्पचर्स होते हैं, मतलब जो मूर्तियाँ बनाते हैं, पेंटर्स जो पेंटिंग करते हैं, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, वास्तुकार, ठीक है, डेकोरेटर्स जो होते हैं, सर्जन्स जो होते हैं, जो सर्जनी करते हैं, सर्वेयर जो करने जाते हैं, चेस प्लेयर जो होता है, तो इनके में स्पेटियल बुद्धि होती है ना। फिर एक होता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ये संगीत बुद्धि, जिनको संगीत के लय, ताल, धुन इन सबका पता होता है और उसमें उनकी बुद्धि महारत हासिल होती है, जिसमें म्यूजिशियन आते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आते हैं, कंपोजर्स आते हैं, लिरिकिस्ट इसमें आ सकते हैं, तो लिरिकिस्ट मेनली भाषिक में आते हैं। फिर एक बुद्धि होती है बॉडी काइनेस्टिक्स, यानी शारीरिक गति, तो इसमें होता है लचीलापन या रचनात्मकता, जिसमें ज़्यादा, जिसके शरीर में रचनात्मक, जैसे जो एथलीट होते हैं, डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिमनास्ट्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनकी बॉडी इम्पैक्ट का इंटेलिजेंस बहुत आगे होता है। फिर एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इसके जो है इंटेलिजेंस का मतलब होता है लोगों को जानने में सहायक, यानी आपस में एक दूसरे से, और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद ही से। तो इंटरपर्सनल में जैसे राजनीतिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, समाज सेवक हैं, धार्मिक नेता हैं, काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित कर पाते हैं। और जो इंट्रापर्सनल है, अंतर्वैयक्तिक कौशल है, वो आपस में ही बातचीत की बातें होती है, जैसे अवेयरनेस ऑफ ओन फीलिंग्स, खुद की ही फीलिंग्स को आप जान सकते हैं, दार्शनिक जैसे जो होते हैं लोग। फिर एक होता है 8वां है न्यूचुरलिस्टिक्स इंटेलिजेंस, प्राकृतिक विश्व के बारे में जो जानता है, जैसे अधिकारी हैं, किसान हैं, पर्यटक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, ये सब, तो इसकी भी आलोचना हुई है। और टाइप्स ऑफ बुद्धि जैसे देखें तो ज़्यादातर आदतें हो सकती हैं, और लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस है इसमें, जो भावनात्मक कह सकते हैं कि सबूत है, उनकी कमी है। लैक ऑफ रिसर्च है और टेस्ट्स नहीं किए हैं। और यूनिट 1 का जो मेरे हिसाब से आखिरी टॉपिक ही होगा ना, हाँ, यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक है ये, यूनिट 1 का, ना कि CDP का। तो यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक है CCE, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें ब्लूम का सिद्धांत पहले हम पढ़ लें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैप। सी से कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक पक्ष यानी बौद्धिक स्तर, अफेक्टिव भावनात्मक पक्ष, और साइकोमोटर तथ्यात्मक पक्ष। ऑल एस्पेक्ट्स स्कोलिस्टिक हों, चाहे वो शैक्षिक हों या को स्कोलिस्टिक हों, सह शैक्षिक हों, करिकुलर हों या को करिकुलर हों, मतलब आप पढ़ने में अच्छे हों या डांस में अच्छे हों, दो अलग बातें हैं, ये भी हो सकता है। तो NEP 2020 जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो बात करती है 360 डिग्री असेसमेंट की, यानी होलिस्टिक असेसमेंट, आपका संपूर्ण जो है मूल्यांकन हो। टीचर असेसमेंट जो है वो सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, पीयर असेसमेंट हो सकता है, कि बच्चे के द्वारा असेसमेंट हो सकता है, बच्चे के द्वारा दोस्तों के द्वारा असेसमेंट हो सकता है, और बच्चे का टीचर के द्वारा असेसमेंट हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें वेन डायग्राम के हिसाब से, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन में आता है असेसमेंट यानी आकलन, और मेजरमेंट यानी मापन। तो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन क्या है? विश्लेषण करना, और मेजरमेंट मापन करना, मात्रात्मक है। असेसमेंट्स गुणात्मक करना है, यानी डाटा कलेक्शन या फीडबैक या कमिटमेंट। अब इसमें जो असेसमेंट्स है वो कई प्रकार का है, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम हेतु शिक्षण, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और असेसमेंट एट लर्निंग। अधिगम हेतु आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के साथ आकलन, और अधिगम पर आकलन। फिर दो चीज़ें होती है, कहती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने में मदद करता है, और समेटिव असेसमेंट परफॉर्मेंस को जांचता है। 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मतलब रचनात्मकता, और जो 60% है वो योगात्मक असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में कब होता है? जब थ्रू आउट कोर्स, पूरे कोर्स पर होता है। और समेटिव असेसमेंट समेटिव यानी लास्ट में होता है, एट द एंड, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आइडेंटिफाई करता है गैप्स को, जो इम्प्रूव लर्निंग की बातें करते हैं, और समेटिव असेसमेंट कलेक्ट करता है एविडेंस को, स्टूडेंट्स की नॉलेज को। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्टिविटी टेस्ट की बात करता है, जबकि समेटिव असेसमेंट रिटन टेस्ट की बात करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक ऑनगोइंग की बात करता है, कि फीडबैक चलता रहना चाहिए, जबकि समेटिव असेसमेंट एट द एंड की बात करता है, ठीक है। कुल मिला के बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने में मदद करता है, समेटिव असेसमेंट परफॉर्मेंस को जांचता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरे कोर्स में चलता है, और जो समेटिव असेसमेंट है वो एट द एंड आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है एक्टिविटी टेस्ट को बात ध्यान देता है, और जो समेटिव असेसमेंट है वो रिटन टेस्ट की बातें करता है। व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट?
गुड टेस्ट की क्या जो है, कौन सा टेस्ट गुड टेस्ट कहलाएगा? जिसमें वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो और ऑब्जेक्टिविटी हो, वैधता हो, विश्वसनीयता हो और वस्तुनिष्ठता हो। व्हाट इज सपोज्ड टू मेजर, ठीक है, क्या मापना है, और द रिजल्ट कंसिस्टेंट। तो व्हाट इज़ गुड टेस्ट, तो देखेंगे तो वैलिडिटी हो, यानी क्या मेज़र करना है, उसकी वैधता हो, विश्वसनीयता हो और वस्तुनिष्ठता हो। फिर है स्टैंडर्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण। तो ये एनआरटी होता है, सीआरटी होता है। एनआरटी मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है, मानकीकृत परीक्षण जो बड़े समूहित होता है, तो इसमें दो होते हैं, एनआरटी सीआरटी, यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जो एनआरटी होता है उसमें रैंक लाने पर खाली जिक्र होता है कि आप रैंक 1 लाए हो, 2 लाए हो, 3 लाए हो। और जबकि सीआरटी जो होता है वो एक सेट क्राइटेरिया में लाने की बातें होती हैं। जैसे आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीटेट का एग्ज़ाम में जो है वो क्राइटेरियन वाला है, इसमें सिर्फ एक आप क्राइटेरिया में 90+ ले आए हैं, हो जाएगा काम। जबकि एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह के हैं तो उसमें रैंक लानी होती है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है जिसमें होम बोर्ड्स या एग्ज़ाम बोर्ड होते हैं, फैमिलियर इन्वायरमेंट हो सकता है। फिर एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीखने के गैप से एरर का पहले पता लगाते हैं, जो इसमें निदान की बात करते हैं। फिर रेमेडियल टेस्ट होता है जिसमें री टीचिंग होती है। फिर बात होती है कि मूल्यांकन होता क्यों है, तो मूल्यांकन होता है शिक्षण अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, सफलता और असफलता के कारण जानने हेतु, समस्या का पता लगाने हेतु और आगे की प्रगति और विकास के हेतु, शिक्षक को अपने स्वशिक्षण हेतु। फिर टेक्निक ऑफ असेसमेंट कौन कौन सी हैं, तो पहले टेक्निक होती है पोर्टफोलियो की फाइल में डाटा, एरिया, ग्रोथ, अचीवमेंट का कलेक्शन करना, सीखने में कई आयामों पहलुओं में सहायक, शिक्षार्थी द्वारा किया गया सर्वोत्तम कार्य, रिमोट सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग और व्यापक अवलोकन तक उद्देश्य पहुँचे। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन, कि शिक्षार्थी के बारे में जानकारी एकत्रीकरण, जैसे लंच ब्रेक है, स्पोर्ट्स क्लास है, ठीक है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है। रेटिंग स्केल निर्धारक मात्रा, तो विशिष्ट विशेषता व उसकी मात्रा के निर्णय में सहायता है। गुण और कमियों की जागरूकता की बात है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स हैं, संचयी रिकॉर्ड्स, व्यक्ति के बारे में प्रासंगिक जानकारी, इतिहास, उपलब्धि, उपस्थिति, स्वास्थ्य। और एनीटोडल रिकॉर्ड्स होते हैं, उख्यानात्मक, जैसे घटनाओं आदि के बारे में लिखी गई डायरी, दैनिक पर्यवेक्षण पर टिप्पणियाँ, वस्तुनिष्ठ विवरण, इंटरव्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। और सोसाइटी इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। मतलब तय हो सकता है क्या पूछना है, नहीं भी तय हो सकता है, और दोनों का हो सकता है। सोशियोमेट्री जो है, समाज मिति, वो आपसी और सामाजिक संबंधों के बारे में पता करती है। तो यहाँ पर आपको सीडीपी के यूनिट 1 का हिस्सा समाप्त होता है, जो काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो यूनिट तो थोड़ी सी बड़ी है और यूनिट 3 बहुत छोटी है। तो यूनिट 1 जो बड़ी सी यूनिट थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। फिर हम यूनिट 2, 3 देखेंगे और पूरी तरीके से सीडीपी को समाप्त कर लेंगे सीटेट को देखते हुए। तो यूनिट 3 में समावेशी शिक्षा है, आइए देखते हैं। इसके बाद कितना बचा है, ठीक है, हो जाएगा आज ही। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए पहले होता था इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो अब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जो सामान्य बच्चे हैं और उनके साथ जो CSWN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो विशेष ध्यान वाले बच्चे हैं, उनको एक साथ पढ़ाना, बच्चे के नीड के अनुसार पढ़ाना, बच्चे के नीड के अनुसार सिस्टम को चेंज करना, ना कि सिस्टम को बच्चे के मतलब बच्चे की नीड को देखते हुए सिस्टम में चेंज लाना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षा होना चाहिए। मॉडिफाई करना चाहिए सिस्टम, जिससे बच्चे एकोमोडेट हो सकें, समायोजित हो सकें। नॉट सेग्रीगेशन या लेबलिंग, बच्चों पर लेबलिंग नहीं लगानी चाहिए, अलगाव नहीं कर देना चाहिए, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है वैसे भी लेबलिंग। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल बेस्ड ऑन इक्विटी, यानी सबके लिए शिक्षा समता के आधार पर। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब होता है ऑल चाइल्ड स्टडीड विद बट CSWN चाइल्ड विद अदर, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सबको साथ पढ़ाते हैं पर CSWN को अलग से क्लासेस कर देते हैं, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ही साथ पढ़ाते हैं। फिर विविधता का आधार क्या होता है, किस आधार पर विविधताएँ होती हैं, तो भाषाई हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, नस्लीय, लैंगिक, शारीरिक, अधिगम शैली, रुचियों में विविधता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सब हो सकती है। 3 शब्द ध्यान से समझिएगा, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट में क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे आपके हाथ की बनावट में दिक्कत हो, शरीर पैर की बनावट में दिक्कत हो। और डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है उस कारण से आप जो दैनिक जीवन में गतिविधियाँ ना कर पा रहे हो। और हैंडीकैप का मतलब होता है जब समाज आपको ये तय कर दे कि अरे ये तो इस काम के लिए बना ही नहीं टाइप से। एजुकेटर्स या स्कूल क्या कर सकते हैं, गिव एडुकेट इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट उपलब्ध कराएं। पेरेंट्स बेटर लर्निंग आउटकम्स कर सकते हैं और स्टूडेंट डेवलप मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग कर सकते हैं। कि गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभावान बच्चे, तो कोई भी बच्चा जो उच्च स्तर की सामान्य मानसिक क्षमता या गतिविधि या ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र में
जो है रखता हो उसे हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। इसमें 3 आते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्राइट, टैलेंटेड चिल्ड्रन और क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो इंटेलेक्चुअल ब्राइट्स का मतलब होता है जैसे आइंस्टीन थे, या कह सकते हो न्यूटन थे, या एपीजे कलाम थे। टैलेंटेड चिल्ड्रन क्यूरियस होते हैं, है ना, लर्न फास्ट करते हैं, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड चिल्ड्रन है, ठीक है। क्रिएटिव चिल्ड्रन का मतलब होता है जिनकी मेमोरी गुड हो, जो क्रिएट कर सके चीज़ों को, ठीक है ना, जैसे एम एफ हुसैन है या अन्य लोग हैं, पेंटर वगैरह। गिफ्टेड सिटीजन से 2 चीज़ें होती हैं, देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है लॉट्स, एक होता है हॉट्स। लॉट्स मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको हम हॉट्स देते हैं, ज़्यादा हॉट्स देते हैं, लॉट्स कम देते हैं। तो इसमें एक्सीलरेशन करते हैं साथ में, यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास की ओर भेज देते हैं जल्दी। ओलंपियाड कराते हैं, इंक्रीजमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, साथी समूह से ज़्यादा बौद्धिक स्तर होता है किस क्षेत्र में। फिर 1921 में लुईस टर्मन ने कहा था कि जो 140 प्लस IQ वाले हैं वो गिफ्टेड है ना, 1500 बच्चों को प्रयोग किया था, ठीक है। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, 1960 में सैमुअल क्रिक ने दिया था, इसमें हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया वगैरह, वो आगे देखेंगे। फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, क्या क्या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे संज्ञानात्मक या सीखने की क्षमता वाले बच्चे, सामाजिक या भावात्मक या व्यवहार संबंधी विचार विकार वाले बच्चे, भाषा और संचार के साथ समस्या, शारीरिक समस्याएं, दृश्य श्रवण दोष वाले बच्चे। डिसेबिलिटीज़ कैसी हो सकती हैं, फिजिकल, विजुअल, हियरिंग में दिक्कत हो, स्पीच बोलने में दिक्कत हो, इंटेलेक्चुअल रिलेटेड या मेंटल बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर। इंग्लिश में ध्यान से समझिएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी कितने प्रकार की है, जैसे लोकोमोटर रिलेटेड है, चलने फिरने में दिक्कत, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ड्वार्फिज्म में बौना है, एसिड अटैक, किसी पर एसिड डाल दिया जाए, मस्कुलर डिस्ट्रॉमी हो सकती है, सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है खोपड़ी में। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, देखने में दिक्कत, जैसे ब्लाइंडनेस है और लो विज़न है, कम दिखे या अंधेपन आ जाए। हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनाई ना पड़े ध्यान से, गाढ़ा सुनाई पड़े, तारा सुनाई पड़े। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक लर्निंग ऑटिज्म, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर जैसे मेंटल इलनेस है, पार्किंसंस है ना, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ये हम बाद में देखेंगे। फिर एक एक्ट है RPWD एक्ट और एक एक्ट है PWD एक्ट। तो जो पहले 1995 में PWD एक्ट था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, उसी को मोदी जी के टाइम पे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016 के नाम से बदल दिया गया। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ बदला है। तो पहले अगर हम देखें तो PWD एक्ट 1995 में कहा गया है कि जो बच्चे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, मतलब जो बच्चे विकलांग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, यानी समान मौके दिए जाएँ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए, फुल पार्टिसिपेशन की सहभागीदारी। और इसमें 7 आधारों पर डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है, जिसकी एक टिक मैंने बनाई है, मेरी ही टिक है ये, कि भाई का महल, B से ब्लाइंडनेस, M से मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल इलनेस, S से हियरिंग इम्पेयरमेंट, L से लो विज़न, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और लेप्रोसी कास्ट। ये जितनी भी 7 हैं ये PWD एक्ट में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत। तो इसमें कहते हैं कि विकलांगता 40% से ज़्यादा है। फिर एक एक्ट आता है RPWD एक्ट 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, PWD में उतना ही पढ़ा था। तो इस राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट RPWD एक्ट 2016 में पहले इन बातों को पढ़ लीजिए। कहा गया कि जो इस एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करे उनको दंड मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी की पहुंच की बात की गई, उनके ऊपर पहुंच होनी चाहिए उनके हर चीज़ की। पब्लिक एक्सेस को मॉडिफाई किया जाए उनके हिसाब से। गवर्नमेंट जॉब्स में 3 से 4% आरक्षण किया जाए। उन्हें लाभ दिया जाए 40% से कम, 40% या उससे ज़्यादा का अगर लगता है तो भी लाभ दिया जाए। और जैसे कि PWD एक्ट में 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी, RPWD एक्ट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। कौन कौन सी है, ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस, सिकल सेल, स्पेसिफिक लर्निंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसीज, पार्किंसंस, लो विजन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पीच एंड लैंग्वेज, एसिड अटैक, सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी, कर्स, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। फिर दिव्यांगता पहचानने के तरीके क्या हैं, प्रारंभिक रणनीतियाँ क्या हैं, ऑब्जर्व करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न्स को, ठीक कैसे करेंगे, फिजियोथेरेपी, वाक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा। शैक्षिक प्रावधान क्या करेंगे उनके लिए, आवास उपलब्ध करवाएंगे, वित्तीय सहायता देंगे, क्राफ्ट एजुकेशन कराएंगे, इंसेंटिव देंगे इंडिजिनस। फिर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, तो इसमें कहा है कि EMR, AMR और CMR। एजुकेबल मेंटल रिटार्डनेस IQ 30 से 59, 69, TMR ट्रांसेबल मेंटल रिटार्डनेस IQ 35 से 50, CMR कस्टोडियल मेंटल रिटार्डनेस IQ बिलो 25। फिर एक आता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो अभी चलता है वर्तमान में, कि माइल्ड होगा तो IQ 50 से 70 होगा, मॉडरेट
35 से 50, सेवर 20 से 34 और प्रोफाउंड 20। फिर एक होता है यूडी, यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग, ठीक है। तो इसमें रिड्यूस बैरियर्स की बात की जाती है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की बात की जाती है कि नो सेग्रीगेशन किया जाए, कोई अलगाव ना रखा जाए, कोई लेवलिंग ना की जाए, सबके लिए उनकी उम्र अभिव्यक्ति को देखते हुए अलग अलग निर्देश रखे जाएँ, रिजिडिटी न रखी जाए बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए। 3 सिद्धांतों पर बात की जाती है, मल्टीपल रिप्रेजेंट यानी व्हाट, हाउ यानी एक्टिव एंड एक्सप्रेशन और वाई इंगेजमेंट। फिर एक है लर्निंग डिसेबिलिटीज स्पेसिफिक, 1960 में सैमुअल क्रिक ने दिया था इसको। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे डिसलेक्सिया है, जब पढ़ने में दिक्कत हो, तारे ज़मीन पर पिक्चर याद होगा आपको, 6 को 9 पढ़ दे, डी को बी पढ़ दे, 100 को 5 पढ़ दे। डिस्ग्राफिया है, जो राइटिंग की दिक्कत होती है। डिसकैल्कुलिया है, कैलकुलेशन में डिसऑर्डर है। डिसफेजिया या एफेजिया है, लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया है, मोटर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर हो, जैसे डिसलेक्सिया होगा तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, 6 को 9 पढ़ देगा। डिसकैल्कुलिया होगा तो प्लस करने को आएगा, गुणा कर देगा, ठीक है। फिर एक होता है APHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन में कमी होता है। फिर एक होता है ऑटिज्म, स्वलीनता, स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, ठीक है। सोशियो कनेक्ट नहीं होगा। तो ऑटिज्म का मतलब होता है कि वो सोशल कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसे माय नेम इज़ खान था, पिक्चर थी एक, जिसमें शाहरुख खान सिर्फ खुद से प्रेम करता था और बार बार वही चीज़ दोहराता रहता था। तो जो प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं उनको अवसर दिया जाए, तुरंत दिया जाए, एक क्लास से अगली क्लास में जल्दी कर दिया जाए, समायोजन किया जाए, इंक्रीजमेंट किया जाए, है ना। फिर हम कहेंगे लर्निंग, तो लर्निंग किसी व्यक्ति के ज्ञान में, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है लर्निंग, है ना, कि कोई व्यक्ति है उससे ज्ञान में और व्यवहार में अपेक्षाकृत बदलाव। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, जीरो ट्रांसफ़र और नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है, थॉर्नडाइक ने दिया है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ सीखें तो दूसरे में वो हेल्प करें। जैसे अगर हम क्लाइमेट को सीख लें तो इन्वायरमेंट में हेल्प करें। जीरो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि कोई चीज़ ए में सीखी जाए तो बी में हेल्प ना करे। जैसे आपने अगर हल चलाना सीखा है तो वो आपको पैर चलाने में मदद थोड़ी कर देगा। निगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है जो ए में सीखा और बी में दिक्कत करने लगे। विशेषताएँ क्या है लर्निंग की, कि ये दिशा निर्देशित होता है, हमेशा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग सक्रिय प्रक्रिया है, ग्रेजुअल होता है, धीमे धीमे, स्थानांतरित हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोसेस है ना, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और सीखना भी इसी में शामिल है, सीखने में। प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, तो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में एज, मैच्योरेशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इमोशनल कंडीशन, और इन्वायरमेंट जो होते हैं फैक्टर्स में टीचिंग मेथड, टीचर, मीडिया, सोसाइटी, पीयर ग्रुप, बिलीफ, लर्निंग मटेरियल, वैल्यू, नेचुरल फैक्टर्स ये। फिर कॉग्निटिव एंड इमोशन है, संज्ञान और संवेग, जिसमें अंतर संबंधित होते हैं परस्पर, चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, भावनाएं, फियर, लव, एंगर। जजों कहते हैं कि संज्ञान और संवेग यानी कॉग्निशन और इमोशन अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं। फिर एक होता है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स, वैकल्पिक अवधारणाएँ, कि जैसे बच्चा पानी को देखता है तो तालाब क्या कहता है, समुद्र को देखता है तो कहता है पानी हरा है और नीला है, तालाब को देखता है तो कहता है हरा है, जबकि उसको क्लास में पता चला कि पानी रंगहीन है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि वो गधा है, ये कहेंगे कि उसने अपने अनुभव के आधार पर अल्टरनेटिव धारणाएँ बना रखी हैं। फिर एक है अधिगम और अभिप्रेरणा, तो व्यक्ति के ज्ञान में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव अधिगम है, और मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी आर समथिंग वी परसिस्ट और समथिंग एंड फाइनली अचीव द गोल। मतलब मोटिवेशन क्या है, लक्ष्य निर्देशित होता है, दृढ़ता होती है उसमें, ठीक है। लर्निंग में भी हम 65% देख कर, 30% सुनकर और 5% करके समझते हैं। तो मोटिवेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोटिव और नीड, आवश्यकता और संतुष्टि। मोटिव 2 प्रकार का है, प्रेरक, जैविक और सामाजिक। सामाजिक में रिवॉर्ड है ना, पुरस्कार, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थिति। जैविक में सेक्स है, स्लीप है, हंगर है। मोटिवेशन भी 2 प्रकार का है, आंतरिक, बाह्य, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आंतरिक में जैसे जो लॉन्ग है, टाइम तक चलेगा, लर्निंग, एटीट्यूड, क्रिएशन, साइकोफिजिकल अचीवमेंट, और एक्सटेंसिव में इंसेंटिव है, फियर है, पावर है। प्रेरणा चक्र क्या है, इसको हम एक ट्रिक शेयर कर सकते हैं, NDA गार, पहले आवश्यकता होगी, तब प्रणोद होगा यानी आग जगेगी, फिर उत्तेजना आएगी किसी कारण से, फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा, उपलब्धि करेंगे आप पाएंगे, और फिर धीरे धीरे उत्तेजना में कमी आने लगेगी। स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज़ अ रनवे ऑफ लर्निंग,
कि प्रेरणा जो है वो अधिगम का राजमार्ग है। फिर संकीर्ण के उपागम 3 होते हैं। ओरिएंटेशन अप्रोच कहें या अप्रोच या सेंटर या लोकस जो भी कहें 3 होते हैं। निष्पादन उपागम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, विफलता उपागम, फेलियर ओरिएंटेशन और पारंगत उपागम, मास्टरी उपागम। फिर है मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो इसमें 5 स्टेप हैं कि पहला हम पाएंगे तो दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे। सीधे पहले से पाँचवें या चौथे पे नहीं जा सकते। तो व्यक्ति की पहली आवश्यकता होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक ज़रूरतें, है ना। सेक्सुअल नीड्स का, सर्वाइवल नीड्स कह सकते हैं कि एयर, वाटर, खाद, पानी, ऐसा ना कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये सारी चीज़ें और जनन वगैरह, ये इसकी शारीरिक ज़रूरतें हैं। फिर सेफ्टी नीड्स क्या है, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी है ना, एम्प्लॉयमेंट है या रिसोर्स है, हेल्थ है, ये सब उसकी सेफ्टी नीड्स हैं। फिर तीसरा होता है प्रेम या संबंध की ज़रूरतें, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, फैमिली है, सीरीज ऑफ कनेक्शन है। फिर सम्मान की आदतें होती हैं, एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्मसिद्धि की ज़रूरतें, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। फिर डेविड मैकमिलन व एटकिंसटन भी अचीवमेंट की मोटिवेशन देते हैं, जो आएगी नहीं हमें जहाँ तक। इसमें होता है पा, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलेशन। फिर आपके जीडीपी का मेरे हिसाब से आखिरी चैप्टर है, हालांकि एक और चैप्टर है एनईपी 2020 पर, हम यही आखिरी पढ़ेंगे। कि मैं इसमें शॉर्ट बता देता हूँ आपको। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है रूपरेखा, ये एनसीईआरटी लाई थी एमएचआरडी के साथ में, मतलब नेशनल, बस चला है एक कि इसमें एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये बातें हैं। तो खैर एनसीईआरटी, और मैं इसे शॉर्ट बताता हूँ कि एनसीएफ क्या है। एनसीएफ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें बात की जाए, इसकी शुरुआत होती है टैगोर के कथन से, सभ्यता और प्रगति पर निबंध जो उनका, कि अ क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय आर कीज इन चाइल्डहुड, कि बच्चे का आनंद न छोड़ते हुए रचनात्मकता लाना, ठीक है, रचनात्मकता लाना। और आगे अगर हम ये कहें तो इसमें एनसीईआरटी जो है वो एमएचआरडी यानी आज का शिक्षा मंत्रालय, उस समय का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, इनके साथ मिलकर ये कहते हैं कि रचनावाद से प्रभावित है। इससे टीचर्स फैसिलिटेटर होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। प्रोफेसर यशपाल इसकी रिपोर्ट है। 4 एनसीएफ आए हैं अभी तक, 75 में, 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में। 2005 वाला एनईपी 1986 पर आधारित है, ठीक है। और इसमें बच्चों की समस्या की बात होती है कि विद्यालय की दूरी कम की जाए, बैगों का बोझ कम किया जाए, शौचालय की सुविधा को कम किया जाए, आधारभूत संरचनाओं को कम बढ़ाया जाए, डरावनी दंड न दिए जाएँ, खेलकूद को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। फिर एक है जेपी नायक, भारतीय शिक्षा एक्सक्लूसिव ट्रायंगल, समानता, गुणवत्ता और मात्रात्मकता की बात करते हैं।